हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्योरेटिकल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 एंड अबव के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म और बाल बालिका के ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको प्रक्रिया समझ में नहीं आई है। तो इस बार मैं सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया ही लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को सीट कितना मिलने का चांस है, कैसे सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया होती है। यद्यपि ये जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही होता है, लेकिन नंबर अलग हो जाएंगे क्योंकि जहां पर सीट भर जाती है वहीं से प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन मैं प्रक्रिया को पूरी बताने के लिए नंबर को आगे तक ले गया हूं ताकि आपको प्रक्रिया समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको वीडियो में ही ले चलता हूं और वहीं पे बताता हूं कि कैसे सीट अलॉटमेंट होता है केंद्रीय विद्यालय में, आपके बच्चे को सीट कैसे मिलता है या किसी के बच्चे को सीट कैसे मिलता है, क्या प्रायोरिटी लगती है, क्या सीक्वेंस होता है, क्या प्रायोरिटी होती है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और सारी चीजों को एक साथ करके मैं यहाँ लाया हूँ और एक साथ करके मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतनी चीजें एक साथ दिमाग में रख के आपको प्रक्रिया बताने में छोटी मोटी गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे में अगर कोई गलती आपको दिखे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है केवी में एडमिशन। सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है केवी में एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन किस प्रकार होता है। इस वीडियो में हम नई गाइडलाइन के अनुसार पूरी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि आपके बच्चे के एडमिशन के कितने चांस हैं। तो इस टाइप का एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, लेकिन नई गाइडलाइन आ गई है और बहुत कुछ उसमें चेंज भी हुआ है। तो नई सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए ये वीडियो मैं चेंज के साथ लाया हूं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया समझते हैं। तो नई गाइडलाइन के अनुसार सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब एक सेक्शन में केवल 32 नए बच्चों का एडमिशन होगा। नई गाइडलाइन में और भी बहुत चेंज हुआ है। इस वीडियो में हम सभी चेंज के साथ पूरी सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को समझेंगे। उदाहरण में हम कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय लेंगे जिसमें 4 सेक्शन ABCD है और नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सेक्शन में 32 सीट है। तो इस तरह उस केवी में कुल 128 सीट हुई। तो आज हम इस वीडियो में 128 को खाली मानकर सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया समझेंगे। तो कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय हम माने हैं जहां 4 सेक्शन है, प्रति सेक्शन 32 बच्चे हैं और टोटल 128 बच्चे हैं। तो हम मान रहे हैं कि इस वर्ष उस केंद्रीय विद्यालय में 128 नए बच्चों का एडमिशन होगा। तो यह किस तरीके से होगा, चलिए हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया आसान भाषा में तो हमने यहाँ बनाया हुआ है लॉटरी नंबर यानी टोटल सीट, जनरल EWS BPL OBC NCL शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और टोटल 128 सीट है। आप देख सकते हैं लास्ट में टोटल किया गया है 128 को हमने कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जनरल EWS BPL को 68 सीट मिल रही है, OBC NCL को 32, शेड्यूल कास्ट को 20 और शेड्यूल ट्राइब को 8 सीट मिल रही है। बाकी जो RT कोटा है या दिव्यांग कोटा है उसको हम लॉटरी वाइज करेंगे, क्योंकि उनका अलग अलग लॉटरी निकलता है। तो हम अब लॉटरी वाइज सीट को बांटते जाएंगे और इसे आखिरी तक ले जाएंगे, यानी 8 लॉटरी तक ले जाएंगे, ताकि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। सबसे पहले होगी फर्स्ट लॉटरी 25% RT कोटा का। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जनरल और EWS BPL से 10 बच्चे लिए जाते हैं, OBC NCL से 10 बच्चे आते हैं, शेड्यूल कास्ट से 8 आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से 4 आते हैं और टोटल 32 बच्चे आते हैं। जैसा कि मैं बताया हूं इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका किस्मत में होगा वो आ जाएगा, लेकिन वही आएगा जो RT के लिए एलिजिबल होगा। इसीलिए जनरल से भी कोई बच्चे आ जाते हैं जो EWS या BPL कैटेगरी के हैं, वह भी बच्चे आ जाते हैं और उनका भी एडमिशन हो जाता है। अब हमारे पास सीट जो बची है वो 96 बची है। लास्ट में आप देख सकते हैं 96 बची है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीट बची है वह है जनरल EWS BPL में 58, OBC NCL में 22, शेड्यूल कास्ट में 12, शेड्यूल ट्राइब में 4, यानी टोटल 96 सीट बची हुई है। अब होगी सेकंड लॉटरी जो PWD के लिए 3% है। तो इसमें जनरल EWS BPL से 2, OBC से 1, शेड्यूल कास्ट से 1 और शेड्यूल ट्राइब से कोई बच्चा नहीं आता है, ऐसा मैंने माना है। तो 4 बच्चों का एडमिशन हो गया फिर से। अब हमारे पास जो सीट बचेगी वह रह जाएगी जनरल EWS BPL में 56, OBC में 21, शेड्यूल कास्ट में 11, शेड्यूल ट्राइब में 4, टोटल 92 सीट बची हुई है। अब हमारे पास है थर्ड लॉटरी होगी कैटेगरी 1 के लिए, जो केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों के लिए होती है। तो इसमें हम मान लेते हैं
कि जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल से 31 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ओबीसी एनसीएल से 12 होते हैं, शेड्यूल कास्ट से 6 होते हैं, शेड्यूल ट्राइब से 2 होते हैं और टोटल 51 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब हमारे पास सीट कितनी बचेगी? जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 25 सीट बचेगी, ओबीसी में 9, शेड्यूल कास्ट में 5, शेड्यूल ट्राइब में 2 और टोटल 41 सीट हमारे पास अभी भी बची है। हम सीट को इसलिए बचा रहे हैं ताकि आपको लास्ट प्रक्रिया तक समझ में आ जाए। कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे हो सकते हैं जहां सीट थर्ड लॉटरी यानी कैटेगरी 1 के एडमिशन से ही फुल हो सकती हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जहां खाली भी रह सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्थ लॉटरी के लिए कितनी सीट बची थी। फोर्थ लॉटरी के लिए हमारे पास 41 सीट बची थी और फोर्थ लॉटरी होगी कैटेगरी 2 के लिए। तो मान लेते हैं कि कैटेगरी 2 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू कर्मचारी के बच्चे के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल से 9 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ओबीसी से 5, एससी से 3, एसटी से 1, टोटल 18 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब हमारे पास सीट कितनी बची है वह देख लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 16, ओबीसी एनसीएल में 4, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 1, टोटल 23 सीट बची है। अब हमारे पास होगी 5वीं लॉटरी जो होती है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए। तो यह लॉटरी जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल के लिए नहीं होती है और इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल की कोई सीट नहीं भरी जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि ओबीसी एनसीएल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में कितनी सीट खाली है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने एक डेमो बता रहा हूं, इस डेमो के अनुसार ओबीसी में 4, शेड्यूल कास्ट में 2 और शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट बची है। तो इस 5वीं लॉटरी के द्वारा ये 7 सीट भर ली जाएंगी, यानी ओबीसी की 4 पूरी भर ली जाएंगी, शेड्यूल कास्ट की 2 पूरी भर ली जाएंगी, शेड्यूल ट्राइब की 1 पूरी भर ली जाएंगी और यह सीट जहां भी बच्चा होगा वहां से लिया जाएगा। मान लीजिए बच्चा कैटेगरी 3 में मिलेगा तो कैटेगरी 3, उसके बाद नहीं मिलेगा तो कैटेगरी 4, उसके बाद नहीं मिलेगा तो कैटेगरी 5 से लिया जाएगा और ये सीट फुल की जाएगी। अब यहाँ से कोटा पूरा फुल करके तब आगे की लॉटरी प्रक्रिया होगी। और मान लीजिए कि अगर कहीं भी बच्चा नहीं मिला और इनमें से कोई सीट खाली रह गई तो उसे खाली ही रखा जाएगा और उसके लिए फिर से नोटिस निकाली जाएगी, ऐसा रूल है। तो कभी कभी एसटी या एससी में कहीं कहीं सीट खाली रह जाती है और उसके लिए नोटिस निकाली जाती है, लेकिन अगर बच्चे अप्लाई किए हैं तो यहीं फुल की जाएगी। चलिए अब अगली लॉटरी प्रक्रिया देख लेते हैं। अब हमारे पास जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 16 सीट बची है और बाकी कहीं सीट अब बची नहीं रहेगी क्योंकि उसे फिल करके ही आगे बढ़ना है। और अगर खाली रहेगी तो यहाँ फिल भी नहीं की जाएगी, उसे खाली ही रखा जाएगा और उसके लिए अलग से नोटिस निकाली जाएगी। तो हमारे पास अब जनरल ईडब्ल्यूएस बीपीएल के 16 सीट बची है, इन्हीं को हमको आगे की प्रक्रिया में भरना है। क्योंकि अगर ओबीसी एनसीएल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट खाली थी तो उसे पहले ही कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 से भरा जा चुका है। अब केवल जनरल की लॉटरी होगी। सिक्स लॉटरी होगी कैटेगरी 3 के लिए और इसमें हम मान लेते हैं कि 5 बच्चे का एडमिशन होता है, बाकी 11 सीट खाली रह जाती है। फिर हम देखेंगे 7th लॉटरी जो कैटेगरी 4 के लिए होगी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि कैटेगरी 4 से 6 बच्चे जाते हैं और 5 सीट खाली रह जाती है। अब कैटेगरी 5 के लिए 8 लॉटरी होगी और ये 5 सीट भरी जाएगी। उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी अब कोई सीट नहीं है और अब कोई लॉटरी भी नहीं होगी। ये लॉटरी आपको हो सकता है कि कैटेगरी 4 तक या कैटेगरी 3 तक ही कंप्लीट हो जाए, तो आगे के बच्चे केवल वेटिंग में आएंगे, सीट नहीं आएगी। इसको मैं कुछ सीटें डिस्ट्रीब्यूट करके लास्ट स्टेप तक ले गया हूँ ताकि आपको प्रक्रिया समझ में आ जाए, क्योंकि सभी केंद्रीय विद्यालय में प्रक्रिया यही रहती है। सीटें कहीं भी खत्म हो सकती हैं, जहां पे सीट खत्म हो जाएगी वहीं से वेटिंग आना शुरू हो जाएगा, यानी वहीं से लॉटरी सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी वहीं से लॉटरी निकाली जाएगी लेकिन उनको वेटिंग दिया जाएगा, कंफर्म सीट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया समझाने के लिए मैं आखिरी तक कुछ सीट बचा के लाया और अलॉटमेंट दिखाया। तो इस तरीके से सीट अलॉटमेंट होता है, इस तरीके से आपके बच्चे को सीट मिलती है। यह उदाहरण केवल आपको प्रक्रिया समझाने के लिए बताया गया है। सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया का पूरा अधिकार केंद्रीय विद्यालय संगठन का होता है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं ये वीडियो लाया था, लेकिन अगर मेरे बताने में कोई दिक्कत है तो जो फैसला केंद्रीय विद्यालय का होगा, लेकिन अगर इसमें कोई विवाद है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का निर्णय ही अंतिम होता है। तो मैं केवल प्रक्रिया समझा रहा हूँ, पूरा अधिकार केंद्रीय विद्यालय का है, वह उसमें कुछ चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, कैसे सीट अलॉट होती है वह समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया हो तो एक लाइक मेरे लिए बनता है। तो ये जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।